आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं रोज की तरह आपके साथ सौरभ शर्मा बातें खुलकर करेंगे, वो बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता। हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। बहुत स्वागत पीछे कहानी है। अवधेश कुमार जी आगे। अवधेश जी बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। रात भर सोए नहीं सर? ये हाँ बताया खबर निकाल रहे थे, कुछ और मत सोचिएगा, खबर निकाल रहे थे रात भर, क्योंकि ये रात भर बीजेपी में जो है रात भर में डिसाइड हुआ कौन मंत्री बनेगा। नहीं, दो तीन सुबह 2:30 बजे 3 बजे तक 3 बजे तक तो ये मतलब वो लोग डिसाइड कर रहे थे, फिर उनसे इन्होंने खबर निकाली। तो अब समझिए कितने बजे होंगे। और सुबह 6 बजे टक जैसे इंडिया टीवी लाइव हुआ, इनकी खबर टीवी पर थी सबसे पहले कि बिहार में कौन मंत्री बनेगा, क्या फॉर्मूला है। तो आपका भरोसा कायम रखने के लिए देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है इनको। एक बात ये सर, आज थोड़ी गिनती की बात होगी सर। गिनती जैसे यहाँ लिखा है मोदी 4.0 वर्सेस राहुल 0.0। तो मतलब 0.0 मतलब क्योंकि शुरुआत नहीं हुई ना उनकी। मोदी 4.0 मतलब क्या 4.0 हो सकता है, 3.0 तो चल रहा है मोदी सरकार। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं मोदी 4.0 राहुल 0 के 0। कहने वाला ऐसे भी इसको पढ़ सकता है, तो पढ़ने का तरीका है। लेकिन ये बात होगी सर, आज नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, 2240 पे आ गए मोदी जी। उसके बाद पता नहीं क्या खिलाया अपनी पार्टी के नेताओं को कि, और क्या, मैं सच में आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये पार्टी क्या कर रही है, क्या बदला इसने अपने अंदर कि ऐसी हरियाणा जैसी अप्रत्याशित जीत, दिल्ली की जीत, बिहार की जीत, महाराष्ट्र की ऐसी जीत, ये सब। और क्या ये सिलसिला अब आप आने वाले वक्त के लिए देख रहे हैं? मतलब बीजेपी ने क्या कोई अपने अंदर ऐसा इंस्टीट्यूशनल चेंज कर लिया है जिसका असर आपको केवल हर चुनाव में नहीं बल्कि आने वाले हर चुनाव में दिखाई देगा, मतलब चुनाव दर चुनाव दिखाई देगा। इसकी बात हम आगे करेंगे। और फिर बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की गिनती क्या कहती है? योगी 2.0 हो गया, 3.0 होगा क्या? अखिलेश जी का 1.0 हो गया, अब वो 2.0 की फिराक में है। ममता जी का 3.0 चल रहा है और उनको जरूरत है चौथी टर्म की, बीजेपी को वहां पर खाता खोलना है। तो आज जरा इससे शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले मोदी वर्सेस राहुल या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो वैसे किस्से सुनाने का काम हमारे वरिष्ठ जनों का है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बड़ा मजेदार मुझे लगा, आप सुनिए जरा उसको। उसमें सर उन्होंने बताया कि 89 में जो एक बार नीचे गई कांग्रेस लोकसभा में, तो उसके बाद से फिर गठबंधन में उसके बाद कभी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना नहीं पाई 1989 के बाद से। और वो दौर था 5 साल का राजीव गांधी का, जब राज्यों में भी काफी पतन शुरू हुआ। शायद तमिलनाडु का चुनाव उस वक्त था, वो तो हारे थे। तो आर्टिकल में ये बताया था उन्होंने कि 89 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जब राज्यों में हार हो रही थी, तो राजीव गांधी जिम्बाब्वे गए, हरारे याद आ गया हरारे गए थे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। राजेंद्र माथुर का लेख, राजेंद्र माथुर जी नवभारत टाइम्स के संपादक। सर अब आप ही बता दीजिए। नहीं बताइए, आपके मुझसे अच्छा लगेगा। उन्होंने लिखा था हरारे गए थे, तो उन्होंने कहा कि हरारे हरारे और कभी तो जिता रहे। ये उन्होंने राजीव गांधी के लिए लिखा था, हरारे हरारे कभी तो जिता रहे। तो वो आर्टिकल वो तो ज्यादा फिट बैठता है राहुल गांधी पर। तो अब इनकी गिनती तो बीजेपी वालों ने भी की थी कि 95 चुनाव हार चुके हैं इनकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी। अब ये सैकड़ा लगाने वाले हैं। अब ये मखौल के लिए नहीं मैं कुछ कह रहा हूँ, हम कोई डिराइड नहीं कर रहे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को, बट ये सीरियस क्वेश्चन है। कोई भी चीज अगर काम नहीं कर रही तो आप उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे, लीडर कुछ तो करेंगे ना। कांग्रेस कुछ कर रही है क्या? तो वो आर्टिकल लिखने वाला ये कह रहा था कि आज अगर कोई स्लोगन कॉइन करता, हेडलाइन कॉइन करता, तो वो राहुल गांधी के लिए क्या लिखता। ये समझ में ना आ पाने वाली बात है। अब इसमें सुनिए दूसरा तुर्रा कि एक पत्रकार, में नाम ले लेता हूँ, पल्लवी घोष जी, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने काफी कवर किया। तो उन्होंने ये कहा, आज लिखा, मैं पढ़ रहा था ट्विटर पर, कि राहुल गांधी कोलिशन पॉलिटिक्स से कभी कंफर्टेबल नहीं थे, आज भी नहीं है। और उनका मानना यह था कि इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान ही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जब तक कोलिशन में जाएगी और पार्टियों के साथ नीचे ही जाएगी। और बिहार के इलेक्शन के बाद खास तौर पर अब वो कोलिशन से बाहर निकलना चाहेंगे राज्यों में, कहीं वो कोलिशन में नहीं रहना चाहेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन की अंत्येष्टि हो गई, अगर उनकी बात सत्य है तो। आपको लगता है राहुल अगर जो सोच रहे हैं इस वक्त ठीक सोच रहे हैं? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ही गठबंधन की राजनीति के पक्ष में नहीं रही है। सोनिया गांधी के आने के बाद भी जो पंचमढ़ी में उनका जो शिविर हुआ था ब्रेन स्टॉर्मिंग का, उसमें ये घोषणा की गई थी, रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हम रीजनल पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, ये सांप्रदायिक और जातिवादी पार्टियों से कांग्रेस दूर रहेगी। लेकिन शिमला में जब ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई तो ये रियलाइज़ किया कि बिना गठबंधन के सत्ता में नहीं आ सकते। तो 2004 में
पहली बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार में गई। नहीं तो आप देखिए जो भी सरकार बनाई, जिस सरकार को सपोर्ट दिया सबको गिराया। अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं है तो उस सरकार को गिरा दिया कांग्रेस ने, वो चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, जितने भी कांग्रेस के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने उनको कांग्रेस ने कुछ समय बाद गिरा दिया। तो कांग्रेस कभी कंफर्टेबल नहीं रही रीजनल पार्टी से, और सबसे पहली सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की केरल में बर्खास्त की। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो ये तो लंबा सिलसिला है कांग्रेस का। मतलब यहाँ राहुल गांधी की सोच ठीक है नहीं, ऐसा है कि परिस्थिति के हिसाब से सोच होनी चाहिए ना। आपकी अपनी ताकत हो, आप गठबंधन में गए क्यों? बिहार में क्यों गठबंधन किया आपने? क्योंकि आपको मालूम है अकेले लड़ेंगे तो सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने की नौबत आ सकती है। अभी भी कितनी जीते गठबंधन के बावजूद से 6 सीटें जीते हैं। 67 में बाहर हुए थे तमिलनाडु में, क्यों नहीं रिवाइव किया? तब तो आप गठबंधन की राजनीति नहीं करते थे। पश्चिम बंगाल में कब गए? 1977 में। तो इस तरह से राज्य दर राज्य आप देखते जाइए कांग्रेस पार्टी। सवाल यह है कि आपका जब गठबंधन ही नहीं है, गठबंधन क्या होता है? एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है कि हम भी आपको कुछ दे रहे हैं, आप भी हमको कुछ दे रहे हैं। जब गठबंधन ऐसा होने लगे 2 पार्टियों या 3 पार्टियों या इससे ज़्यादा का, जिसमें एक पार्टी कुछ कंट्रीब्यूट ही ना कर रही हो, तो ये बिहार के बाद सारी रीजनल पार्टीज में जो कांग्रेस के साथ काम कर चुकी हैं, ये रियलाइजेशन है कि कांग्रेस हमको ड्रैग करती है, कांग्रेस टेबल पर कुछ लेकर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर बिहार में आरजेडी अकेले लड़ी होती तो बेहतर करती क्या? बेहतर करती या न करती, लेकिन वो सीट के मामले में बात मत कीजिए, लेकिन उसका जो वोटर बेस है, उसका अपना जो नैरेटिव है वो बना रहता। 16 दिन की जो यात्रा की राहुल गांधी ने, उससे क्या आरजेडी सहमत थी? बिल्कुल नहीं थी। तो 16 दिन चुनाव में, ऐन चुनाव के समय आरजेडी के बर्बाद हुए। अब ये तो मतलब कोई नहीं बता सकता कि अगर नहीं करते या मतलब गठबंधन नहीं करते तो क्या होता, लेकिन हर पार्टी के लिए है कि आप गठबंधन करते हैं तब जब आपको लगता है कि दोनों को फायदा होगा, उसके बिना नहीं होता है। भाई आखिर बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया नीतीश कुमार से? बीजेपी के पास बिहार में कोई पिछड़ा वर्ग का नेता नहीं था, तो एक उनकी कमी थी, उस कमी को पूरा करते थे नीतीश कुमार। इसी तरह से देख लीजिए। दूसरी बात ये, कांग्रेस में ये बड़ी गलतफहमी है 2004 से कि कुछ नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे तब भी जीत जाएंगे। अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि जब कुछ नहीं चलता है तो आप कुछ परिवर्तन करते हैं। आप 1984 याद कीजिए, बीजेपी 2 सीट पर आ गई। क्या किया बीजेपी ने? तुलना करते हैं कांग्रेस के लोग कि बीजेपी भी तो 2 सीट पे आ गई थी, आज देखिए 19 की बात हो रही थी कि 303 पर आ गई। अपने सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर लीडरशिप पूरी बदल दी। जो विचारधारा लेकर पार्टी का निर्माण हुआ था 1980 में, गांधीवादी समाजवाद, उसको छोड़ दिया। अपने पुराने उस पर लौट आए, एकात्म मानववाद पर। तो अगर आप इन चीजों को नहीं देखेंगे, केवल ये देखेंगे कि 2 से 303 पहुंच गए, तो आप हमेशा गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। तो हार होने पर या जीत होने पर अक्सर जो कमियां हैं वो ढक जाती है, हार होने पर और ज्यादा उजागर होती है। डॉक्टर महाराष्ट्र से शुरू कीजिए। डॉक्टर का पर्चा कह क्या रहा है सर कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए डॉक्टर का पर्चा ये कह रहा है कि मरीज जो है वो ऊपर वाले के भरोसे है, दवा नहीं, दुआ की जरूरत है। यहां तक पहुंच गई हालत। भाई आप जब कुछ करेंगे ही नहीं, देखिए कोई भी मरीज ठीक होता है अगर उसमें जिजीविषा हो, जीने की इच्छा बची हो। जो काम राहुल गांधी ने, पुरानी बात छोड़ दीजिए, इसी बिहार इलेक्शन में जो किया, कोई सीरियस लीडर जो है छोटी पार्टी का भी चुनाव के समय बाहर रह सकता है। बिहार तो 2 महीने चले गए बाहर, गिनती काउंटिंग और लौट के आए तब भी बिहार नहीं गए। हाँ, नहीं गए। देश के अलग अलग हिस्सों देश में नहीं थे। प्रियंका जी यहाँ नहीं थी। मैं तो पूछ ही रहा था उनसे, बाल दिवस कब था? 14 ही था ना जिस दिन काउंटिंग थी।
भाई सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां पहुंचे हुए थे ना समाधि स्थल, वहां तक जाने के लिए वो यहाँ पर नहीं आए हुए थे। मैं बीजेपी की बात, मैंने आपसे कहा था बीजेपी ने क्या कौन सी गोली खा ली है उसकी बात हम लोग अभी थोड़ी देर में करेंगे, पहले थोड़ी देर कांग्रेस की और बात करें। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के इश्यूज, उनको ये लगता है कि अब मेरा सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी ही है, और उससे पहले जो मैं कर रहा था, हालांकि उसको भूल गए वो कास्ट सेंसस जो है, जाति जनगणना जो है, वो उसका अब नाम नहीं लेते। उनको लगता है कि भाई कैप्सूल यही है जो काम करेगा। अब देखिए आगे इसका क्या होता है। अब इंडिया गठबंधन की जो सर ने कहा कि अब एलाइज को लग रहा है कि भाई कांग्रेस इज अ बर्डन, बोझ है उनके ऊपर। पहले तो क्या आप इससे सहमत हैं? कांग्रेस टेबल पर क्या कुछ लेके नहीं आती किसी चुनाव में? और अभी एक बहस चल गई, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का नेता होना चाहिए। हम अपोजिशन में नंबर 2 सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर, तो अखिलेश लीड करें, और कांग्रेस पार्टी तो जिता वैसे नहीं पा रही। और कल मैं दिन में भी कह रहा था, टीवी पर ये दिन आ गए कि टीवी पर शिवसेना का प्रवक्ता बैठ करके मखौल उड़ा रहा था राहुल गांधी का, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे मजाक उड़ा रहे थे। ये कह रहे थे कि खुद भी डूबे और अपनी भी लुटिया डुबोई और उनकी भी डुबोई। फिर कहा महाराष्ट्र में भी खुद भी बर्बाद हुए और हमको भी यहां ला दिए जहां हमें, सीधा ब्लेम कर रहे थे राहुल गांधी का नाम लेकर के, ऑफिशियल प्रवक्ता उद्धव ठाकरे के। सर, इंडिया गठबंधन जैसा कुछ बचा है? नहीं, INDIA गठबंधन तो उसी समय समाप्त हो गया था जब ये तय हुआ था कि भाई हम लोग इसके बैठक के बाद एक रैली करेंगे। भोपाल से शुरुआत होनी थी 2023 में मध्य प्रदेश से। नीतीश कुमार ने शुरुआत की। नीतीश कुमार को लगा कि भैया यहाँ तो कुछ होना नहीं है, तो राहुल गांधी और बाकी चलेंगे। नीतीश जी ने उसी समय छोड़ दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, इसलिए कुछ दल आपस में मिलकर के इसका विरोध करो। उसकी कोई INDIA की कोई रैली हुई तो बताइए? तो हुई ही नहीं है। तो रैली छोड़िए, ना कन्वीनर ना दफ्तर, वो तो शुरू ही नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस जो है इनहेरेंट क्राइसिस जिसको बोलते हैं ना, कि उसमें अंतर्निहित संकट से 1967 के बाद कांग्रेस ने कभी कोई नॉर्मल चुनाव जीता ही नहीं। नॉर्मल मतलब एक सामान्य चुनाव जो होता है ना, असामान्य परिस्थितियों में सारे चुनाव वो कांग्रेस ने जीती, और असामान्य परिस्थिति में उसकी सरकारें बनती रही। भाई इंदिरा गांधी ने 1980 को छोड़ के 1980 को भी अगर आप देखेंगे तो 1980 में जनता पार्टी की सरकार को उसने गिराया। जनता पार्टी की क्राइसिस पैदा हो गई, कोई उपाय नहीं था लोगों के पास, उसमें जीते हैं। 84 हुई तो इंदिरा जी की मृत्यु हो गई थी, उसके उस पर आया है। 89 में वो हार ही गए चुनाव। 91 में जो आधा चुनाव था उसमें कांग्रेस को बहुमत कम था। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जो दूसरा फेज हुआ है उसमें बढ़ा, तब भी बहुमत नहीं था। तो इसलिए, और जो 2004 की बात हो रही है, बीजेपी को 138 सीटें थी और कांग्रेस को 145 सीटें थी। लेकिन चूंकि वो यूनाइट था विपक्ष की बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है, और इतिहास में सबसे ज्यादा 52 सीटें कम्युनिस्ट पार्टियों को आ गई थी। 35 सीटें मुलायम सिंह यादव को आ गई थी, जो कभी भी उत्तर प्रदेश से नहीं आया। तो यह ऐसी परिस्थिति थी कि वो सरकार बन गई। लेकिन कांग्रेस कभी भी कांग्रेस के रूप में मुझे 1967 से दिखाई नहीं दिया। वो KGB का एक ग्रुप था, सोवियत संघ का, इंदिरा जी को आगे बढ़ाना है, वो एक लड़ाई शुरू हो गई थी। उन्होंने समय के पहले चुनाव करा दिया, और 71 में आई तो उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा बढ़ा करके उसी सत्ता के संचालन के लिए। तो एक तो वो उसी समय से वो परिस्थिति रही है। विपक्ष उस ढंग से मुद्दों को लेकर के कभी देश में ऐसा खड़ा नहीं हुआ कांग्रेस को समस्त रूप से समाप्त करें। बीजेपी को मौका था, लेकिन 2000 के बाद जो अटल जी की सरकार थी वो उस रूप में काम नहीं किया। 2005 में आडवाणी जी चले गए और जिन्ना के मजार पर, और उसको इतिहास पुरुष घोषित कर दिया, तो आपस की ही लड़ाई हो गई। इन्होंने अटल जी को, आडवाणी को कैसे त्याग पत्र देना पड़ा था उस परिस्थिति में, और सब खड़े हो गए थे। संजय जोशी को जाके त्याग पत्र लेना पड़ा था उनसे कि आप त्याग पत्र। आप लोगों का अनुभव इतना है कि आप मतलब आपकी तो इसलिए राहुल गांधी पीछे से शुरू होती है। जानना जरूरी व्यूअर्स के लिए, अगर मैं इस दशक की, गुजरे दशक की बात करें, देखिए राहुल गांधी क्या है कि पुराने जमाने में एक हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ राक्षस माया उत्पन्न करते थे, और कुछ क्षण के लिए सबको लगता था कि माया उत्पन्न हो गया है और वही सच है। तो राहुल गांधी के जो आजकल सलाहकार है वो एक माया उत्पन्न कर देते हैं। कभी चौकीदार चोर है, लगता है कि लोगों ने ताली पीट दिया है, अब हम चुनाव जीत जाएंगे।
इस बार वोट चोर है। वो एक माया उत्पन्न करके कुछ क्षण के लिए, पता नहीं कहां से उनको ये समझ में आ रही है। मुझे लगा बदलाव हुआ होगा जब 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक कागज फाड़ा था पैकेट से निकाल के कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की तरह दिखना है, तो मुझे लगा कि उनमें कुछ बदलाव आया होगा। लेकिन आज भी वही राहुल जो 2012 में वो जो राहुल गांधी फाड़ने वाले थे, वो जब आकर के प्रेस क्लब में फाड़ते हैं उसी शैली में आज भी अपनी बात बोलते रहते हैं। अच्छा, वो अब नॉर्मल ओरिजिनल राहुल गांधी नहीं है। जैसे एक पूरा तैयार किया जाता है ना एक रोबोट को या आई को, उस ढंग से उनकी पूरी तैयारी होती है, माइंड वॉश होता है, कैसे बोलना है, कहां चलना है, किस इशू को कैसे उठाना है, स्क्रिप्ट लिख करके। अब वो राहुल गांधी वहां तक सीमित है। तो ये जो है आईए और रोबोट जो वो कह रहे हैं, जो वो मुद्दे उठाते हैं, वो भी उनके अपने नहीं, आप कह रहे हैं अपने हैं। उसका विश्लेषण पूछ लीजिए उनसे। अगर वो कहते हैं कि हम संपत्ति का सर्वे करेंगे तो इस पर आपको एक अभी राशिद किदवई जी, वो तो मतलब आप ही लोग मतलब कहते थे कि फिर कांग्रेस के मुख्यालय में कितनी कुर्सियां लगी हैं ये भी राशिद किदवई को मालूम होगा, और वो कुर्सियां भी पहचानती होंगी उनको। इतना वो कांग्रेस उन्होंने कवर किया। उन्होंने अभी एक आर्टिकल लिखा, काफी चर्चा हो रही है उसकी। उसमें उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस, हाँ राज्यसभा वाला, कि आज कांग्रेस के अंदर वो लोग कमान में हैं जो बिल्कुल मतलब लेफ्ट ऑफ सेंटर, ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, और वो उन्होंने शायद और वही राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, उन्हीं की चलती है। वो आजकल कई चैनलों पर मैं देख रहा हूँ चर्चा होने लगी, जय जगत जय जगत। वो बेसिकली वो लोग जब हर एक जय जगत शायद व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें वो लोग देवेंद्र नहीं जय जगत जो है ना वो विनोबा जी ने नमस्ते के बदले जय जगत, तो वो जो है वो ग्रुप है, वो जय जगत कहते हैं वो सब लोग जो है। किदवई ने उसको गैंग कहा, जय जगत गैंग, तो उनकी चल रही है। और आज भी वहां झगड़ा क्या हो रहा है कांग्रेस में, ये मैं उन्हीं के आर्टिकल से कोट कर रहा हूं। अगले साल राज्यसभा के इलेक्शन होंगे तो ये झगड़ा साहब, ये कौन जाएगा। अब पवन खेड़ा जी भी लाइन में है, सुप्रिया श्रीनेत जी भी लाइन में है, खड़गे जी का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनको भी 27 तक अध्यक्ष हैं तो उनको भी देना ही पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी का खत्म हो रहा है, अब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश से, तो मीनाक्षी नटराजन भी वहाँ से आती हैं, वो यंग टर्क है, उनको दिया जाए। शक्ति सिंह गोहिल का टर्म खत्म हो रहा है, आनंद शर्मा को दें कि प्रतिभा सिंह को दें हिमाचल प्रदेश से, ये झगड़ा चल रहा है। तो मतलब भूपेश बघेल, सुनील कानूनगोलू, मतलब अब जब आपको ये विचार करना पड़े कि मैं अपने किस नेता को, और वो किस गुट का है, उसको मैं मौका दूंगा, तो क्राइसिस समझ में आता है ना पार्टी का। बिल्कुल सर, और ये तो ऐसा समझ में आता है कि उन लोगों का डीएनए, मतलब सोचने का जो तरीका है, राजनीतिक डीएनए जो किसी का है, कि वो इसी हिसाब से फैसले लेते आए हैं। जैसे बिहार के इलेक्शन में जिन लोगों को लगाया गया था, इस तरह के ख़राब रिजल्ट के बाद क्या उनको कोई पनिशमेंट दिया जाएगा? देवेंद्र यादव के यहाँ से उठा के आप गुजरात में लगा देंगे, जो देवेंद्र यादव यहाँ भी लगे हुए थे। तो ये काम तो कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी उस रूप में खूब करते हैं। और गठबंधन को लेकर एकदम से एक चीज़ कही जाती है ना कि गठबंधन का एक ही धर्म होता है कि इसका कोई धर्म नहीं होता है। जब आप मजबूत होते हैं तो दबाते हैं, जब कमज़ोर होते हैं तो दबते हैं। राहुल गांधी के दौर की कांग्रेस पार्टी खासतौर पर ये करती है कि कमज़ोर रहती है तभी दबाने की कोशिश करती है। दूसरी चीज़ आप देखें कि उसमें गठबंधन ठीक से चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके पास व्यवहारिक अप्रोच रहे, लचीलापन रहे। जैसे बीजेपी की बात, बीजेपी अपने कई सारे इशूज़ को छोड़ते रही थी ना पहले, कि धारा 370 पे बात नहीं करेंगे, राम मंदिर पे बात नहीं करेंगे, जेडीयू को साथ लेके लाने के लिए। वो व्यवहारिक अप्रोच राहुल गांधी के अप्रोच में देखे तो एकदम से नहीं समझ में आएगा कि कहीं से वो अप्रोच है। जैसे शिवानंद तिवारी ने जो लिखा, उसमें एक लाइन लिखा ना कि तेजस्वी यादव SIR के उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, मतलब उन्होंने ऑफिशियली ये बता दिया कि हाँ तेजस्वी उस पर सहमत नहीं थे। तो क्या राहुल गांधी ने ये बात करने की कोशिश की थी कि हाँ हमें इशू उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? राहुल गांधी से तो ज्यादा ही तेजस्वी जानते होंगे ना बिहार को या RJD को लोग, तो सुनो तो समझो तो कि भाई वो क्या चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर आप याद कीजिए सौरभ, की लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अलग क्यों हुए? जब इंडिया अलायंस में थे तो उनका सिर्फ यही था ना कि हमें या तो कन्वेनर बनाया जाए या कोई फेस बना दिया जाए। अगर राहुल गांधी का उस समय दुश्मन कौन था? बीजेपी, नरेंद्र मोदी। पहले इनको हटाना था ना, बाद में आप देखते हैं कि क्या करना है। अगर नीतीश कुमार के साथ वो काम कर दिया होता लोग, तो फिर सोचिए कि बिहार का इलेक्शन क्या होता और क्या स्थिति आज रहती। तो ये व्यवहारिकता तो एकदम से नज़र नहीं आती। और इशूज़ के सिलेक्शन में सिर्फ वही नहीं, राहुल गांधी के जितने इशूज़ आप देख रहे हैं, सारे इशूज़ ऐसे होते हैं जिसका बैकफायर करने की आशंका जिस पे ज़्यादा हो। और इंस्टीट्यूशन को, हर इंस्टीट्यूशन को अगर आप टारगेट कर रहे हो, जैसे कल एक US का रिपोर्ट आपने देखा होगा कि किस प्रकार से चाइना ने प्रोपेगेंडा चलाया था राफेल को लेके, उसी चीज़ को लेके राहुल गांधी यहाँ पे कर रहे हो। अब कैसे लोगों को नहीं समझ में आएगा आज के दौर में, जहाँ पे कह दिया डेड इकोनॉमी, तो आप और आपने बोलना शुरू कर दिया। तो ये अपने राहुल गांधी ने अपनी एक दुनिया बना रखी है
और वो उस जो दुनिया में वो सोचते 272 लोगों ने, जो वो जजेस ने और ब्यूरोक्रेट्स ने और आर्मी के रिटायर्ड लोगों ने चिट्ठी लिखी कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं चुनाव आयोग को टारगेट करके, तो वो सब चाटुकार हो गए तुरंत। और उसको भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई मूड ये नहीं है, हमें इस पे नहीं जाना है। वो ये सोचेंगे अच्छा ये बीजेपी के लोग हैं, ये संघ के लोग हैं, हमें इसको ऐसा नहीं करना है। तो वो जो डिस्कनेक्ट है वो कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ता है। खैर, प्रोग्राम के 18 मिनट राहुल गांधी के 20 मिनट ही हो गए। आगे मोदी जी की मैं आपको बात कर रहा था, तो एक मुमताज़ पटेल जो अहमद पटेल जी की बेटी है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि भाई यही सवाल हो रहा था कि भाई क्या कांग्रेस के लिए क्या इलाज है, तो उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी को सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और दूसरा आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप जो विषय आप उठा रहे हैं लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे। फिर उन्होंने मोदी जी के लिए एक बात कही। मैं ये नहीं कह रहा कि मुमताज़ पटेल कोई बहुत बड़ी नेता है, लेकिन कांग्रेस की तो है। उन्होंने कहा आपको अच्छा लगे या बुरा, और चाहे ये गलत ही क्यों ना हो, लेकिन पीपल लुक अप टू मोदी इन ऑ लाइक अ गॉड लाइक फिगर। लोग ऐसे देखते हैं मोदी को जब देखते हैं, और ये उनके शब्द है, मेरे नहीं, लाइक अ गॉड लाइक फिगर, ये भगवान की तरह देखते हैं, ये महामानव है हमारे सामने। तो उससे लड़ाई है आपकी, और ये बात आज हो रही है जब 2024 में आप जब आप 240 पर आकर विक्ट्री वाले साइन भी दिखा चुके हैं, कांग्रेस पार्टी कर चुकी है ये काम। वो है क्या किया बीजेपी ने लोकसभा के बाद? बीजेपी के करने के हिसाब से सौरभ देखें तो पहले मशीनरी जैसे काम कर रही थी और उसके बाद जैसे काम कर रही है, उसमें कोई वैसा बदलाव कुछ भी वैसा नहीं है। फर्क जो पड़ा है वो दो चीज़ों का। पहली बात तो ये कि जो नरेंद्र मोदी का अपना जो फैन बेस है ना, वो एक कंप्लीसेंसी वाली मोड आ गई थी। 240 ने उनको जगा दिया कि भाई कहीं अगर आप किसी अपने लोकल वजह से कुछ अलग फैसला लेते हैं तो वो नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि जो कार्यकर्ता भी जैसे लगातार अगर आप सत्ता में हैं तो उनकी एक निराशा होती है, वो निराशाजनित, तो कई बार पार्टी के हित के ऊपर वो भारी पड़ जाता है कि अपनी निराशा उनके सामने आ जाती है, ये सोच के कि चलो सब कुछ तो ठीक ही है, जीत तो रही है, इस सीट पे हम ऐसा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में ऐसे कई जगह से ऐसी रिपोर्ट आती थी, दूसरे राज्यों से भी आते रही है। तो 240 के झटके ने उस चीज को करेक्ट कर दिया। अन्यथा बीजेपी की वर्कर और वोटर दोनों को जगा दिया। अच्छा। अन्यथा आप देखें तो बीजेपी की मशीनरी जिस प्रकार से अभी काम कर रही है, लोकसभा चुनाव ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा झोंक रही है अपने आप को, या तो जैसे मैंने कहा कि नहीं, कार्यकर्ताओं के अंदर कंप्लीसेंसी खत्म हो गई तो वो पूरी ताकत लगाएंगे, वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वो वाला जो विचारधारा के हिसाब से जो आपको काम करने का तरीका होता है, वो आपके अपने इश्यूज किनारे हो जाते हैं। अपने वर्क मैनुअल में कोई बदलाव नहीं, वर्क मैनुअल में ऐसा नहीं है कोई नई चीज कर दी गई हो, कुछ नयापन लेके आ गया हो, उस तरह की चीज बिल्कुल उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा, बस इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा। अच्छा, काम करने का तरीका सर, अब एक चीज जैसे देखें बिहार के एग्जाम्पल से उठा के कि एक नेता को लगाया गया था बिहार के एक ज़िले में, वहाँ से उनके टॉयलेट में कुछ दिक्कत लगी, लगा कि छिपकली ली आ रही, इस तरह की कुछ चीज़ें हुई। 1-2 दिन के लिए वो पटना आ गए, उसकी रिपोर्ट दिल्ली तक आई, जवाब तलब किया गया, ये सारी चीज़ें पूछताछ हुई कि ऐसा कैसे, अगर आपको यहाँ नहीं काम करना है तो बताइए कोई और जाएगा। मतलब इस तरह का सिस्टम है कि इतनी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कि रात में 10 बजे आके पटना सुबह पहुंच जाए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति रह रही है। इसके अलावा एक चीज़ और, ये इस पर भी किसी ने लिखा, कांग्रेस के जो बड़े नेता यहाँ से जैसे पटना ही गए तो बीजेपी वाले जाते हैं तो पहले जाकर के अपना पहले दफ्तर जाएंगे, और कांग्रेस वाला का नेता पहले होटल जाएगा और देखा कि मेरा कमरा ठीक है कि नहीं है। होटल में जो बीच में दीपावली पड़ी थी ना बिहार इलेक्शन के बीच में, तो दीपावली के लिए हम लोग जैसे कोई भी कॉर्पोरेट का व्यक्ति छुट्टी लेता है ना 2 दिन का, बीजेपी के जिन नेताओं को वहां जिम्मेदारी दी गई थी दीपावली में कि उनको जाना था, तो बाकायदा इन्फॉर्म करके कि इस समय जा रहे हैं और इस दिन आ जाएंगे, बस 2 दिन की छुट्टी। तो इस तरह से अगर आप मेहनत करते हो तो सर, अब मैं 2 राज्यों की बात, आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। नहीं, हम कह रहे हैं कि जो चेंज आया है माइक्रो और मैक्रो, इसके सामंजस्य का चेंज आया है। कोई नेशनल पार्टी होती है तो 2 चीज़ें होती हैं, एक संगठन आपका जो ज़मीन पे काम करता है, एक आपकी नेशनल लीडरशिप और आपका जो नैरेटिव है। 24 में बीजेपी को ये लगा कि संगठन थोड़ा सुस्त भी रहेगा तो कोई हर्ज नहीं, मोदी जी का नाम है, उनकी लोकप्रियता है, नैरेटिव है हमारे पास, गाड़ी निकल जाएगी आराम से। महाराष्ट्र में ये चेंज, आप केवल एक बात पता कर लीजिए कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले संघ के लोगों ने कितने घरों में जाकर चाय पी या खाना खाया, उसी से आपको परिवर्तन का अंदाजा लग जाएगा कि एक एक आदमी एक एक परिवार तक पहुंचना है। और उसमें जाकर किसी ने नहीं कहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, सबने कहा राष्ट्र की सोचिए।
राष्ट्र के हित में क्या है, इसके अनुसार फैसला कीजिए। तो जब आप प्रचार के लिए जाते हैं कि इनको, इस व्यक्ति को दीजिए, पार्टी को दीजिए, तो लोगों में एक तरह की अरुचि होती है थोड़ी। लेकिन जब आप इस तरह की बात करते हैं, व्यापक फलक पर बात करते हैं, तो लोग सुनते हैं। मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग बात है। तो बीजेपी ने 2024 के बाद ये सबक सीखा कि इन दोनों का सामंजस्य जरूरी है। मोदी जी की लोकप्रियता थी, है, और अभी जो लग रहा है आगे भी रहेगी। सर, अब मैं इसको 2 इलेक्शन से आगे जोड़ना चाहता हूं। अभी 26 में इलेक्शन आएगा बिहार का, उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश का। पहले उत्तर प्रदेश की बात, 26 बंगाल और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का। पहले यूपी की बात करें, मतलब इस इलेक्शन के बाद कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अखिलेश जी भी अलर्ट हुए होंगे। अखिलेश यादव को भी कुछ तो सबक इस इलेक्शन से मिला होगा। और कल आप नहीं थे, हम लोग बात कर रहे थे कि योगेंद्र यादव जी ने एक आर्टिकल में लिखा है कि जिन भाजपा समर्थकों को यह लगता है कि बिहार का इन नतीजों का यूपी या बंगाल से कोई कोरिलेशन है या ये ऐसी हवा उधर भी बहेगी, तो वो मुगालते में है, वो बिल्कुल ही अलग चुनाव है। आपका क्या मानना है? पहले योगेंद्र यादव मुगालते में, अच्छा, एक ही को आपने शायद चर्चा भी की होगी, उस पर खबर भी छपी है। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर में थे कल। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कुछ किसान गमछा लहरा रहे थे, तो बिहार की हवा यहां तक पहुंच गई। तो स्टूडियो के बाहर जो हवा है वो दिल्ली तक पहुंचे उससे पहले खबर पहुंच जाती है। ये है सोशल मीडिया का असर। कोयम्बटूर और बिहार, मतलब कोई तुलना है? कोयम्बटूर में असर हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में नहीं होगा। ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो सच्चाई देखने को तैयार नहीं है। तो या ये देख रहा है और बताने को तैयार नहीं है, और वो बार बार खुद अपने को ही कंट्राडिक्ट करते हैं, साबित करते हैं कि मैं ये देख रहा था कि हो रहा है, लेकिन मैं ये बोला नहीं, मैं फलाने के लिए पिच तैयार कर रहा था। जब आंदोलन कर रहे थे तो कह रहे मैं फला के लिए राजनीतिक पिच तैयार करता था। तो उनकी बात पर तो मुझे तो भरोसा नहीं है। उनकी बात छोड़ें, तो मतलब यूपी की हवा क्या कह रही है अभी? यूपी की हवा कह रही, अभी तक जो स्थिति है उसमें कोई शक नहीं लग रहा है कि बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। अच्छा। और अखिलेश यादव को निश्चित चिंता होगी बिहार के चुनाव नतीजे की। आप जरा सा कल्पना कीजिए कि बिहार में एनडीए हार गया होता, तो क्या योगेंद्र यादव यही बात कहते? फिर तो कहते हवा बहुत तेज से तेज चल रही है। देखिए कैसे बदल गई है। तो बात सही है क्या? ये जो माथा देखकर तिलक लगाने वाली आदत है ना, ये इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो वो फिर से एक बार अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। कई बार कुछ टोपी वाले होते हैं, उनको तिलक नहीं लगाई जाती है, अच्छा देखनी तो माथा ही नहीं दिखता होगा। इसलिए देखना पड़ेगा। सर, उत्तर प्रदेश में देखिए, जो चीजें पहले तो इसका 2 बात है ना कि एक देश में जो हुआ है, जो प्रदीप जी ने कहा, उसको केवल मैं उसको पूरा कर रहा हूं। जो जेपी नड्डा जी ने बयान दिया उसको दुरुस्त करने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री कितने काम किए हैं उसको देख लीजिए। और आरएसएस को लेकर के अमेरिका के पॉडकास्टर आया था, उससे आरएसएस पर कितनी लंबी उन्होंने बात की कि कितना बड़ा यह संगठन है। फिर वो डॉक्टर हेडगेवार के जन्म दिवस पर कैसे किया, फिर वो ट्वीट किया है, फिर उन्होंने भाषण दिए हैं लाल किले से भाषण। आप देखिए कि एक गलती हुई है तो वहां से ये नहीं जाएगा। संगठन को साथ लेना है तो उन्होंने लोकसभा चुनाव खत्म होने की शुरुआत की, मराठी साहित्य के सम्मेलन का 100वां वर्ष था जिसका अधिवेशन हो रहा था, वहां से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी भाषण देने से, जबकि वहां शरद पवार सब बैठे हुए थे कि एक मराठी डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा संगठन बनाया जो शताब्दी मनाने जा रहा है, हम लोगों को देश के लिए जीने के लिए काम करने की प्रेरणा दी। तो ये होता है लीडरशिप की समझ की कहीं भूल हुई है, उसको छोटे मोटे से नहीं बदलाव होगा, सतत इस पर काम करो और उसको बढ़ाओ। तो वो उन्होंने किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बिहार के तेजस्वी यादव की तरह 2022 से ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे सरकार के लिए चुनौती पेश हो। जो देवेंद्र जी ने कहा, लोकसभा चुनाव में पराजय के पीछे 2 बड़े कारण थे। उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ समस्या रही है आरंभ से। भाजपा का यह कैरेक्टर है खासकर शासन में कि जाने के बाद उनके अपने ही लोग पीड़ित रहते हैं। अब वो लोग थोड़ा निराश थे, थोड़ी टिकट बंटवारे में समस्या हो गई और जो बाकी ये बयान थे
तो उस ढंग से संगठन मिलकर काम नहीं कर रहा था। लेकिन लोगों को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 2004 की तरह आके फिर सैफरन ट्रेडिज्म में फलाना होने लगे, तो लोग सचेत हो गए। कुछ नहीं किया 24 के बाद से। कुछ एक बताइए ना कि वही ट्विटर के अलावा, मतलब सोशल मीडिया के अलावा, सोशल मीडिया पर भी कहीं बुलडोजर का आप विरोध कर रहे हैं, ठोको सरकार कर रहे हैं। मतलब आप किस चीज के उतारे? राहुल गांधी जी की तरह आप भी वोट चोरी की आवाज उठा रहे हैं। वो रोजगार रोजगार चिल्लाते हैं, क्या उस पर एक भी सम्मेलन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी अखिलेश यादव ने कुछ किया ही नहीं है। देखिए 17 के बाद, 17 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, उसके बाद 22 में भी बीजेपी की सीटें कम हुई, तब भी 9% वोट का अंतर है सपा और भाजपा के अंदर। ये अंतर बढ़ेगा या बहुत स्पेकुलेटिव सवाल है, मैं जानता हूं, मगर या मतलब इतना गैप अभी भी है बीजेपी और सपा में? अब मुझे लगता है कि इस बार जिस ढंग से अखिलेश यादव की पार्टी चल रही है, ये 2017 का रिजल्ट ना हो जाए, वापस वहां ना पहुंच जाए। पर मुझे संगठन के स्तर पर, नेता के स्तर पर उनके यहां भी बहुत असंतोष है। किसी नेता से मैं खुद कहता हूं अखिलेश जी को समझाते नहीं है, तो बताते हैं उनको समझना नहीं है, वो नेताजी नहीं है ना, उनको समझना नहीं है, उनको सुनना नहीं है। तो ये स्थिति वहां भी है। अब बिहार, बंगाल का हाल आप बता दीजिए। बीजेपी जो है ममता 4.0 होने से रोक पाएगी अगले साल? जी सर, मेहनत नहीं करने के मामले में सर ऐसा कहा जाता है, पार्लियामेंट में बहुत चर्चा होती है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तीनों में सिर्फ डिग्री का फर्क है। अच्छा, इसके अलावा मेहनत नहीं करने को लेके कोई बहुत चीज़ नहीं है। और अखिलेश यादव के बारे में आपने जो कहा ना कि उनको अलर्टनेस आया होगा वाकई, लेकिन अलर्टनेस आने के बाद जो काम करना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं? क्या उस तरह का मेहनत कर रहे हैं? क्या लग रहे हैं ग्राउंड पे उनके बूथ वर्कर? मान लीजिए SIR अगर हो रहा है तो आपके एजेंट दिखने चाहिए ना एक बूथ पे। एक बार अमित शाह से मैंने पूछा था कि सर आपकी जितनी प्लानिंग होती है कि कैसे चुनाव में करना है, क्या करना है, सब कुछ आप लोग बता भी देते हो, सर्कुलर भी निकल जाता है, तो ये तो गोपनीय तरीके से करना चाहिए, सामने वाला भी कर लेगा। उनका ये कहना था कि हर बच्चे को पता होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो 99% मार्क्स आएगा, 100% मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, पता तो है, क्या वो मेहनत करता है? तो अपोजिशन को भी सब पता चल जाएगा, मेहनत करने की ज़रूरत है जो आप नहीं करते हैं। रह गई बंगाल की बात, तो बंगाल वाले इलेक्शन को लेकर आप देखें तो सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि ममता बनर्जी की असली ताकत क्या है। कोलकाता, नॉर्थ परगना, साउथ परगना, इस पॉकेट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा फेक आधार कार्ड पकड़े गए थे, सबसे ज़्यादा घुसपैठियों की बात वहाँ पे की जाती है, और इसलिए उनको, उनके अंदर इतनी ज़्यादा बेचैनी SIR को लेके हो रही है कि अगर इस पॉकेट में आप डिस्टर्ब हुए, हाँ, इस पॉकेट में अगर आप डिस्टर्ब हुए, आपने देखा होगा कि BSF कहा जाता है कि BSF की जिम्मेदारी है, BSF कोई कार्रवाई करने जाए तो BSF के अधिकारियों पे, BSF को पुलिस वालों पर, अरे अब तो घुसपैठिए खुद बॉर्डर पहुंच रहे हैं, SIR के पास खुद बॉर्डर जा रहे हैं, SIR का नाम सुनते हैं। तो वो अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन आपके यहाँ इतना इजीली होता है बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये सारी समस्या है। बीजेपी के लिहाज से मुश्किल ये है कि एक तो ममता बनर्जी की तरह कैरिस्मेटिक लीडर स्टेट में कोई वैसा नहीं है, और उससे ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि जितना पॉलिटिकल वायलेंस वहाँ पे होता है, और उसमें कहा जो आरोप लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या ना, मदद तो होती है, उसको बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे काउंटर? समय नहीं रह गया, हो पाएगा तो वेट करना होगा उसके लिए। पश्चिम बंगाल बड़ी चुनौती, आप भी चुनौती मानते हैं बंगाल को भी? निश्चित रूप से चुनौती तो है ही, लेकिन पिछली बार की तुलना में बीजेपी की स्थिति बेहतर होगी। परिवर्तन हो या ना हो, बीजेपी बेहतर होगी। चलिए सर, आज समय ने इतनी इजाजत दी, लेकिन बहुत मजा आ रहा था आज बात करते हुए। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, अवधेश जी, देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।